खबरों की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। कोरोना से मौत पर मुआवजा देने के मामले के ताल्लुक से ये अहम खबर है। बिहार और आंध्र प्रदेश की चीफ सेक्रेटरीज पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। तौहीन अदालत का दिया इंतबाह। दोनों रियासतों की चीफ सेक्रेटरीज को पेश होने का हुक्म दिया है। तो अहम खबर, कोरोना से मौत पर मुआवजा देने का मामला। बिहार और आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरीज पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। तौहीन अदालत का इंतबाह दिया है। दोनों रियासतों की चीफ सेक्रेटरीज को पेश होने का हुक्म दिया है। आपको बताया कि कोर्ट ने पिछले साल हर मौत पर 50,000 का मुआवजा देने का हुक्म दिया था। तो कोरोना से मौत पर मुआवजा देने का मामला, बिहार और आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरीज पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। दोनों रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज को पेश होने का हुक्म दिया है। तौहीने अदालत का इंतबाह दी। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से हमारे साथी सुशील पांडे। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम इस मामले को माना जा रहा है, क्या कुछ कहा है कोर्ट ने? जी बिल्कुल हिना, मामला बहुत गंभीर था और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट सख्त भी हुआ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आदेश में ये कहा था कि तमाम जो कोरोना से संबंधित जो पीड़ित है उनके परिवार वालों को मुआवजा देने के लिए राज्य सरकार ने अपनी तरफ से जो पोर्टल है उसको शुरू करें। संबंधित जिले के जो अधिकारी हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म्स को लेकर आगे बढ़े। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आज मामले की सुनवाई के दौरान ये कहा गया कि बिहार और आंध्र प्रदेश के साथ साथ केरल, इन राज्यों की तरफ से सफिशिएंट तरीके से काम नहीं किया गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि ये क्या राज्य कानून से ऊपर हैं। और ये कहते हुए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और बिहार के चीफ सेक्रेटरी को फिलहाल तलब किया है। उनके वकील के द्वारा ये कहा गया कि उन्हें कारण बताओ नोटिस ना जारी किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बिल्कुल चीफ सेक्रेटरी को इस पूरे मामले में सुनेंगे और मामले की सुनवाई 2 बजे तक के लिए टाल दी। हालांकि जी 2 बजे ही ना दोनों राज्यों के जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो वर्चुअल माध्यम के द्वारा दोबारा सुप्रीम कोर्ट से जुड़ेंगे और अपनी अपनी जो दलीलें हैं वो रखेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से मुआवजे को लेकर तमाम राज्यों पर नाराजगी जाहिर की और न केवल नाराजगी जाहिर की बल्कि ये बताया कि ये तमाम राज्यों की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है कि तमाम जो कोविड के दौरान जिन्होंने अपने सगे संबंधियों को खोया है उनकी परिस्थितियों के लिए एक बड़ी मदद होगी और ऐसे में राज्य सरकारें खुद आगे आकर इस प्रकार की मदद करें। बहरहाल आज सुनवाई 2 बजे दोबारा की जाएगी। देखना बेहद अहम होगा कि तमाम जो राज्य हैं जिन्होंने अपनी तरफ से फिलहाल इनिशिएटिव अभी नहीं लिया है उनकी तरफ से कोर्ट में क्या दलीलें दी जाएंगी। लेकिन सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं नाराजगी आंध्र प्रदेश और बिहार के चीफ सेक्रेटरी पर, यानी कि इन दोनों राज्यों पर सुप्रीम कोर्ट का दिखा। तो इस अहम कार्रवाई से मुतालिक लगातार अपडेट आपसे हासिल करते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुशील, आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और मुल्क में कोरोना का दायरा एक बार फिर से वसी होता दिखाई दे रहा है। पिछले 3 दिनों से कमी के बाद आज फिर कोरोना मामलों में इजाफा देखा गया। 24 घंटों में कोरोना के 2,82,970 नए मामलों की तस्दीक हुई है। इसी असना में 441 अफराद की मौत हो चुकी है। एक दिन में 1,88,157 मरीज सेहतयाब हुए हैं। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में 2 करोड़ वैक्सीन के डोज का निशाना उबूर करने पर एलजी मनोज सिन्हा ने मुबारकबाद दी। उन्होंने हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स और नर्सों के किरदार को सराहा है। एक बेहद अहम बैनुल अक़वामी खबर, यूक्रेन और रूस के बीच तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। रूस को यूक्रेन पर मुमकिना हमले से बाज रखने के लिए अमेरिका और इत्तेहादी ताकतें कोशा हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन कैफ पहुंच गए हैं। यूक्रेनी सदर से वो मुलाकात करेंगे। दूसरी जानिब बरतानिया ने यूक्रेन को टैंक शिकन मिसाइल फराहम करने का ऐलान किया है। यूक्रेन पर रूस के मुमकिना हमले को रोकने के लिए सिफारती कोशिशें भी की जा रही हैं। हालांकि पिछले हफ्ते हुए मुज़ाकरात का कोई खातिर ख्वाह नतीजा बरामद नहीं हुआ था। रूस आलमी बरादरी के खदशात को ज़ायल नहीं कर सका है। साबिका मुज़ाकरात के समरावर न होने के बाद रूस ने यूक्रेन तनाज़े पर अमेरिका से मुज़ाकरात का नया दौर शुरू करने से इनकार कर दिया है। अमेरिका को खदशा है कि रूस यूक्रेन पर हमले के बहाने तैयार कर रहा है। मशरक़ी यूक्रेन में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए इस मकसद को हासिल करने के लिए तैयार है।
यूक्रेन से मुत्तसिल सरहद पर रूस तकरीबन 1 लाख फौजी जवानों को तैनात कर चुका है। और नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं खारजी उमूर के माहिर मुहिबुल हक साहब। मुहिबुल हक साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे किस तनाजुर में आप इस पूरे मामले को देखेंगे और क्या कुछ असर इसका? देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि इसकी वजूहात क्या हैं। जो रूस और यानी यूक्रेन के बीच में टेंशन है, तो यूक्रेन जो है वो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा है और सोवियत यूनियन का जो कंट्रीज हिस्सा रह चुके हैं उसे रूस वो सोवियत स्पेस समझता है और अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस समझता है। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो नाटो जो है वो अपना ईस्ट वर्ड एक्सपेंशन करना चाहता है और यूक्रेन उसमें शामिल होना चाहता है। दो कंट्रीज बतौर खास जॉर्जिया और यूक्रेन। रूस उसे अपनी सलामती के लिए खतरा समझता है, चूंकि वो पोस्ट सोवियत स्पेस में नाटो का इंटरफेरेंस समझता है, मदाखलत समझता है। यही वजह है कि यूक्रेन और रूस के बीच के ताल्लुकात खराब हुए और हमने ये देखा कि 2014 में रूस ने रूसी फोर्सेस ने हमला किया और यूक्रेन के दो बहुत ही अहम शहर क्रीमिया और सिवास्तोपोल, जो उनका पोर्ट सिटी है ब्लैक सी से जो कनेक्ट करता है, उन दो शहरों पे कब्जा कर लिया और उसे तकरीबन रूस का हिस्सा बना चुका है। तो जाहिर सी बात है, ऐसी हालत में ये तनाजुर है जिस तनाजुर में हमें इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट को समझना चाहिए। जी, और हक साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हम देख रहे हैं कि मॉस्को क्रीमिया पर कंट्रोल कर चुका है। अब उसकी निगाहें जो है वो रूस से मुत्तसिल उन इलाकों पर हैं जहां रूसी हामियों की काबिल लिहाज तादाद भी है। क्या इस तरह से रूस सिविलियन वॉर के जरिए अपने जो अज़ाइम हैं उनको पूरा करना चाहता है? आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो एथनिक नेशनलिज्म का राइज है बतौर खास, अगर आप देखें तो रूस के जो रूस है उसे ग्रेट रशिया कहा जाता है, जो बेलारूस है उसे वाइट रशियन कहते हैं और जो यूक्रेन है उसे लिटिल रशियन कहा जाता है। यानी हिस्ट्री में अगर आप देखें तो ये सब रशिया का हिस्सा रह चुके हैं। तो ऐसी हालत में जो ग्रेटर रशिया का ख्वाब है वो यूक्रेन और बेलारूस को मिलाए बगैर नहीं चलता, पूरा होता नजर नहीं आता। हमें ये भी देखना चाहिए कि एक बड़ी तादाद जो रशियन स्पीकिंग लोगों की यूक्रेन में मौजूद है और उन लोगों को इंटीग्रेट करना रशियन फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा एम रहा है। तो ऐसी हालत में अगर आप देखें तो पोस्ट सोवियत स्पेस में रशिया कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि नाटो का एक्सपेंशन हो, इसलिए कि ऑलरेडी जो 3 रिपब्लिक्स हैं जिन्हें हम बाल्टिक रिपब्लिक्स कहते हैं, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लैटविया, वो ऑलरेडी नाटो का हिस्सा बन चुके हैं। तो ऐसी हालत में रशिया ये कभी नहीं चाहेगा कि जो पोस्ट सोवियत स्पेस उसका है उसमें नाटो मौजूद हो और नाटो के मिसाइल्स और उनके न्यूक्लियर वेपन्स रशिया की सलामती को हमेशा खतरा पहुंचाते रहें। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये रूस का एक्सपेंशन कम और अपने सेल्फ डिफेंस की कोशिश ज्यादा है। और क्या आपको लगता है कि ये जो रूस के पूरे अज़ाइम हैं ये अमेरिका या फिर यूरोप के लिए कहीं ना कहीं एक बड़े चैलेंज के तौर पर भी सामने आ रहे हैं? अगर हम इस नैरेटिव में देखें कि यूरोप के लिए चैलेंज है तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि क्या नाटो का एक्सपेंशन रशिया और उसके आसपास के इलाके यानी रशिया के जिन कंट्रीज के साथ अलायंस है क्या उनके लिए चैलेंज नहीं है। हमें ये देखना चाहिए कि जो नाटो है बेसिकली वो एक मिलिट्री अलायंस उस वक्त डेवलप हुआ था जब दुनिया में सर्द जंग जारी थी, जब सोवियत यूनियन मौजूद था, जब कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट ब्लॉक के बीच में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के खतरात थे। आज तो वो सर्द जंग की सूरत हाल नहीं है, यानी जो राइवल पॉलिटिकल कैंप है वो तो मौजूद नहीं रहा। तो ऐसी हालत में नाटो का एक्सपेंशन या उसका अपना कंटिन्यूएशन अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। तो जब नाटो के अज़ाइम ये हों कि वो सोवियत यानी फॉर्मर सोवियत यूनियन के तमाम कंट्रीज को नाटो में शामिल करेगा और रशिया को कॉर्नर करने की कोशिश करेगा, तो हमें ये सोचना चाहिए कि रशिया हो सकता है इकोनॉमिक सुपर पावर तो ना हो, लेकिन एक मिलिट्री सुपर पावर की हैसियत से आज भी मौजूद है। दुनिया का निहायत ही ताकतवर फौजी मुल्क है और हमने देखा है कि 2008 में जॉर्जिया में, 2014 में क्रीमिया में और 2014 के बाद से ही सीरिया में जब भी रशिया ने मिलिट्री इंटरवेंशन किया तो यूरोपियन ममालिक या नाटो या अमेरिका खामोश तमाशाई की तरह देखते रहे, कभी उन्होंने कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल अख्तियार नहीं की है। जी जी, हक साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्या इस तरह के जो हालात हैं तो वो खित्ते में किसी बड़े पैमाने पर जंग का खतरा दिखाई दे रहा है और क्या किसी तरह की इक्तिसादी पाबंदी जो है वो रूस पर लगाई जा सकती है? इस तरह के कुछ इक़दामात उठाकर उसको रोकने की कोशिश की जा सकती है, बाज रखने की कोशिश?
देखिए मैं ये समझता हूँ कि इक़्तिसादी पाबंदियों पे तो शायद ये सोच सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत इफेक्टिव नहीं होगी। लेकिन फौजी जहाँ तक मामला है कि कोई यानी मिलिट्री इंटरवेंशन हो या मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, ये इम्पॉसिबल इसलिए है कि रशिया एक यानी न्यूक्लियर पावर है। रशिया के पास अपने जो मिसाइल सिस्टम है, रशिया की जो फौजी ताकत है, उसके सामने नाटो या अमेरिका कभी भी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहेंगे। रशिया ने अभी कहा है कि ये सोवियत एरा के 1952 का जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की तरह कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो रहा है। तो आप ये देखिए कि रशिया जो है मिलिटरली किसी भी तरह के चैलेंज को कन्फ्रंट करने के लिए पूरी तरह तैयार है। और मैं ये नहीं समझता कि यूरोपियन यूनियन या फिर नाटो या फिर अमेरिका मिलिट्री कन्फ्रंटेशन चाहेंगे रशिया से। वो यकीनन कोई इक़्तिसादी पाबंदी या रशिया को आइसोलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन और कोई फौजी मदाखलत नहीं कर सकते। मुहिबुल हक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर तज्जियाती जो आपने इस वक्त हमारे नाज़रीन के सामने पेश किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर बातचीत के लिए। और इस वक्त की एक बेहद अहम खबर आपको दे दें, बैनुल-अक़वामी खबर, बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी में तौसी के मामले से जुड़ी ये खबर है। DGCA ने 28 फरवरी तक पाबंदी में तौसी कर दी है। तो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के ताल्लुक से ये अहम खबर, DGCA ने 28 फरवरी तक पाबंदी में तौसी कर दी है। तो बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी में तौसी बरकरार है। DGCA ने 28 फरवरी तक इस पाबंदी में तौसी की है। बेहद अहम खबर बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के ताल्लुक से, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के ताल्लुक से DGCA ने 28 फरवरी तक जो पाबंदी है उसमें तौसी कर दी है। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। एक और बेहद अहम खबर, दिल्ली के वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने आज गोवा में पार्टी के वज़ीर आला के चेहरे के नाम का ऐलान किया। उन्होंने ऐलान किया कि इस बार अमित पालेकर गोवा असेंबली इंतखाबात में आप पार्टी की जानिब से CM के उम्मीदवार होंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अमित पालेकर पेशे से वकील हैं। उन्होंने कहा कि अमित गोवा की हर कम्युनिटी के लोगों की मदद कर रहे हैं। तो मुझे आज आम आदमी पार्टी की तरफ से अमित पालेकर जी को आम आदमी पार्टी का CM चेहरा ऐलान करते हुए बेहद खुशी हो रही है। इन्होंने 2 मिनट 2 मिनट्स, ये पढ़े लिखे शख्स हैं, इन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। गोवा का बच्चा बच्चा इनको जानता है। खासकर अभी फ़िलहाल में इन्होंने जो कोरोना के वक्त बहुत योगदान दिया, लोगों की बहुत सेवा की, हर जाति हर धर्म के लोगों की सेवा की। अभी दिसंबर के महीने में जब एक ओल्ड गोवा में क्रिश्चियन समाज के लोगों को अफेक्ट करता था वो सबसे ज़्यादा इशू, उस इशू के लिए उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन सा धर्म, कौन सी जाति, कौन से लोग हैं। उन्होंने आमरण अनशन किया, अपनी जान दांव पे लगा दी गोवा के हेरिटेज को बचाने के लिए। मुझे लगता है कि, और नया चेहरा है, आज तक कभी इन्होंने राजनीति नहीं की। मुझे लगता है कि इससे अच्छा गोवा को आज की तारीख में CM चेहरा नहीं मिल सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि गोवा के लोग आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत देके अमित पालेकर जी को CM बनाएंगे और हम सब मिलके एक नए गोवा का निर्माण करेंगे। थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रॅच्युलेशन्स। आम आदमीच्या पार्टीचे सरकार हाडात, एक चान्स दिवन पळयात। तुमकां दाखयता आमी की गोंय कशें बदलतलें, गोंयान कसो बदल येतलो।
आनी गोंय जे आमचे मोगाचें आशिल्लें तें परत कशें आमी निर्माण करतले आनी एक वेगळें गोंय जें गोंय आमचें आसतलें, तुमचें आसतलें, आमच्या सगळ्यांचें आसतलें, लोकांक बरोबर घेवन आमी जें घडयतले तें गोंय आमी घडोवपाक शकता. आमची कॅपॅसिटी आसा आनी ताची तुमकां हांव गॅरंटी दिता. एज अ CM कॅन्डिडेट म्हाका जी आज ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा ती ऑपॉर्च्युनिटीचो पुरेपूर फायदो तुमकां जातलो हाची हांव एक तुमकां गॅरंटी दिता. आनी एक गोंय विथ विजन, करप्शन फ्री, which will save its talent, a Goa which everyone dreamt of, Goa which is lost its identity in last 20 years, we will get back that Goa to you. That's a promise, that's a guarantee that I am making for you. Thank you so much for giving me this opportunity. I will keep up every word that I have said. That's a promise to my father, to my family and to my entire Goa. और एक और अहम खबर यूपी की सियासत के ताल्लुक से मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई। नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई। अपर्णा आज बाकायदा बीजेपी में शामिल ज़रूर हुई हैं, लेकिन उनके साबिका बयानों के तनाजुर में अगर देखें तो वो पहले ही बीजेपी में जाने का मन बना चुकी थी। कई बार अपर्णा यादव PM नरेंद्र मोदी और यूपी के CM योगी आदित्यनाथ के कामकाज की तारीफ कर चुकी हैं। राम मंदिर के लिए 11,11,000 रुपये का चंदा दिया था। साथ ही साथ अपर्णा यादव दत्तात्रेय होसबले के साथ अपनी तस्वीर भी शेयर कर चुकी हैं। सर्वप्रथम यहाँ पे मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और हम सबके प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव राय मौर्य जी, श्री अनिल बलूनी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे मंचासीन सभी लोगों का कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है, और मैं बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोज़गार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत प्रभावित रहती। उत्तर प्रदेश में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने हाल ही में CM योगी और डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य की सीट का ऐलान किया था। CM योगी के गोरखपुर सीट से इलेक्शन लड़ने के ऐलान के बाद लगातार ये बहस हो रही थी कि क्या SP यानी समाजवादी पार्टी की तरफ से सदर अखिलेश यादव इलेक्शन लड़ेंगे भी या नहीं। इसी दौरान खबर रसां एजेंसी ANI को पार्टी जराये से इत्तला मिली कि समाजवादी पार्टी के सरबराह और आजमगढ़ के रुकने पार्लियामेंट अखिलेश यादव 2022 के उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। गौरतलब है कि SP सरबराह अखिलेश यादव पहली बार असेंबली इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। जहां तक सीट का ताल्लुक है, अभी तक ऐलान नहीं किया गया कि वो किस सीट से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन बहस यही है कि अखिलेश यादव तीसरे और चौथे मरहले में पूर्वांचल या वस्ती यूपी की किसी भी सीट से इलेक्शन लड़ सकते हैं। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि उत्तर प्रदेश के अवाम समझदार हैं, वो कभी भी बदउनवानी को फ़रोग़ नहीं देंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि दागियों और बागियों की मदद से चौधरी बनने की जंग सी चल रही है। दागियों और बागियों के जुगाड़ से विपक्ष का चौधरी बनने की जंग चल रही है। अब दागियों और बागियों के जुगाड़ से विपक्ष का चौधरी बनने की जिस पार्टी में और जिन पार्टियों में जंग चल रही हो, आप देख रहे हो, कोई जो है उत्तर प्रदेश में कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, और उनको लगता है कि हम विपक्ष का चौधरी बन जाएं। लेकिन एक बात उत्तर प्रदेश में बहुत साफ है कि उत्तर प्रदेश में फिर से कभी भी किसी भी रूप में उत्तर प्रदेश की जनता
ना कमीशन को, ना करप्शन को, ना कम्युनलिज्म को बढ़ावा देगी, ना उसके इर्द गिर्द सत्ता को आने देगी। और आज इस बात का एहसास उन विपक्ष के चौधरी बनने की जो चौधराहट कर रहे हैं उनको भी इस बात का एहसास है। इसलिए देखिए आपकी कहाँ से आकर के और विपक्ष की चौधराहट की चूचू के मुरब्बे जैसी जो है वो चाल चल रहे लोग। नाज़रीन, एक बासलाहियत शख्स की पहचान छोटी उम्र से होती है। यही बात हमने बायजूस यंग जीनियस सीज़न 2 की पहली किस्म में देखी। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियाँ। नमस्कार। नन्हे नन्हे कदम पर बहुत ऊंची उड़ान, छोटी सी उम्र में बना लेते हैं ये अपनी पहचान। कला, खेल, ज्ञान, विज्ञान हर जगह छा जाते हैं। ये भारत के यंग जीनियस कल का भारत बनाते हैं और इसलिए एक बार फिर सज चुका है जीनियसेस का ये मंच। वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस सीजन 2। बायजूस यंग जीनियस न्यूज़ 18 की एक पहल, इंडिया को इंडिया के यंग जीनियसेस से मिलवाने की। अलग अलग फील्ड्स में अपनी प्रतिभा के झंडे गाड़ चुके ये यंग जीनियसेस अब आ रहे हैं अपनी कहानियां आपके संग बांटने। ये हैं वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इंडिया को 2 बार गोल्ड मेडल दिलाने वाली तर्कपुरा कश्मीर से 14 साल की तजम्मुल इस्लाम। मेरा नाम तजम्मुल इस्लाम है एंड मैं कश्मीर से बिलोंग करती हूँ। मैं 14 साल की हूँ एंड मैं 2 टाइम्स वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियन हूँ। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जिए दिल जमाने के लिए। हमारे अगले जीनियस इस बात को पक्के तौर पर मानते हैं, इसलिए तो उन्होंने औरतों की सुरक्षा के लिए एक ऐप बनाया है, रक्षा ऐप। ये है प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित जम्मू के 14 साल के हरमनजोत सिंह। मेरा नाम हरमनजोत सिंह है। मैं 14 इयर्स ओल्ड हूँ। मेरे बेस्ट फ्रेंड्स है फिजिक्स, कंप्यूटर्स और मैथमेटिक्स। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने के बाद मैंने अपना सबसे पहला एप्लीकेशन बनाया जिसका नाम था रक्षा वुमेन सेफ्टी ऐप। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपने ऐप तो बना दिया पर आप खुद सेल्फ डिफेंस जानते हैं? मतलब फोर्स में मैं देखने का बहुत शौक है, करने का नहीं है। नई सोच और बुलंद हौसलों के साथ दुनिया को अचंभित करने वाले और भी यंग जीनियस आएंगे। तो न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दे इजाजत। आदाब।